हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये चैप्टर हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर चुके थे, काफी आगे तक हम बढ़ चुके थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैलेंसी। तो अपने लास्ट टॉपिक में अपने लास्ट सेशन में जो भी हमने पढ़ा उसका एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हमारा जो नया टॉपिक है वैलेंसी, जिसे हम लास्ट लेक्चर में स्टार्ट कर चुके थे, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हमने बोहर के मॉडल के बारे में पढ़ा कि बोहर ने जो एटॉमिक मॉडल दिया उसमें उन्होंने क्या कहा कि बीच में सेंटर में क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है जिससे कि मास कहाँ पर है, सेंटर में है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसके ओर पोर क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन किसमें, अपने ऑर्बिट में। ठीक है, तो अपने ऑर्बिट में, और ऑर्बिट में कहाँ पर, शेल्स में। ठीक, और अपने उन शेल्स का नाम क्या है, के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल। ठीक, उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा था कि इन शेल्स में जब इलेक्ट्रॉन्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है 2n²। ठीक है, और हम जो है फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन हम कहाँ से निकालते हैं, फॉर्मूले से निकालते हैं। यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, और यहाँ पर जो है हम 32 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से फॉर्मूले से हमने ये पता लगाया था कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन फिल करने का रूल क्या है कि इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किया जाएगा, जब हम इलेक्ट्रॉन शेल्स में भरेंगे तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाएगा। ऐसे नहीं कि पहले हम सीधा एल शेल में इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, नहीं, पहले हमें जो है फर्स्ट शेल में यानी कि के शेल में इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, फिर हमें सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। उसके बाद जब सेकंड शेल को हम पूरा फिल कर लेंगे फिर थर्ड शेल में फिल करेंगे, थर्ड शेल को जब हम पूरा फिल कर लेंगे फिर हम फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। ठीक, चलिए, तो कैसे हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे ये हमने यहाँ पर देख लिया था कि अगर जैसे कि हाइड्रोजन में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन को हम इस तरीके से फर्स्ट ऑर्बिट में फिल कर लेंगे, फर्स्ट शेल में फिल कर लेंगे। अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो इस तरीके से फर्स्ट शेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद जब 3 इलेक्ट्रॉन आए लिथियम में तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर भरे, तीसरा इलेक्ट्रॉन हमने बाहर वाले जो इसका अगला शेल था उसमें फिल किया। क्यों फिल किया, क्योंकि फर्स्ट शेल में सिर्फ हम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं, और सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि फर्स्ट शेल में जब 2 इलेक्ट्रॉन है यानी कि हीलियम में जैसे कि 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसा बन गया, हमारा स्टेबल हो चुका है। क्या हो गया है, स्टेबल हो चुका है, क्योंकि इसका आउटर जो शेल है यानी कि बाहर वाला जो शेल है वो क्या है, फुली फिल्ड है, यानी कि पूरी तरीके से फिल हो चुका है। जैसे कि हम नियॉन की यहाँ पर बात करें तो नियॉन में हम क्या देख रहे हैं कि इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन होना यानी कि इसने जो अपनी ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, अपना ऑक्टेट है वो कंप्लीट कर लिया है, जिस वजह से ये नियॉन अब क्या हो चुका है, नियॉन भी क्या हो गया है, स्टेबल हो चुका है। ठीक, तो नियॉन भी क्या है हमारे पास, स्टेबल है। अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का आउटर शेल अगर हम देखें तो वहां पर है एक ही इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या ये स्टेबल है, नहीं, ये स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेबल करने के लिए क्या करता है, तो स्टेबल करने के लिए क्या करता है ये, तो स्टेबल करने के लिए इसके आउटर शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसे अपना शेल यानी कि इसे स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, स्टेबल होने के लिए इसे अपने आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, चाहिए आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकते हैं, या तो अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दे और ये वाला शेल पूरा खाली हो जाएगा, सिर्फ अंदर वाला शेल बचेगा जहां पर ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है और ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक, लेकिन दूसरी तरीके से ये क्या कर सकता है, या तो ये किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले और एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास पहले से ही है, 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले और स्टेबल हो जाए। ठीक, तो ये 2 इसके पास तरीके हैं जिनसे ये स्टेबल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर भी प्रॉब्लम है एक छोटी सी,
तो वो प्रॉब्लम ये है कि अगर ये किसी 7 इलेक्ट्रॉन लेता है तो ये 7 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, इतनी एनर्जी इसके पास है नहीं कि ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले। ठीक, तो इसके पास इतनी एनर्जी तो है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, जिस वजह से ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और स्टेबल हो जाएगा। तो यही हम अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे, कि कोई एटम जो है वो स्टेबल कैसे होता है। स्टेबल होने के उसके पास 3 तरीके हैं। जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो आउटर शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वो है हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए जो उसके आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन है वो कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए हीलियम को छोड़ करके, क्योंकि हीलियम क्या होता है, 2 में भी स्टेबल हो जाता है, वो क्या है, इनर्ट गैस है। ठीक, तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अगर किसी के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसको 8 इलेक्ट्रॉन कैसे मिल सकता है, या तो वो गेन कर ले किसी से, या इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक, या तो वो लॉस कर ले यानी कि किसी को इलेक्ट्रॉन दे दे, और तीसरा तरीका या तो वो शेयर कर दे, जैसे कि कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, तो या तो वो शेयर कर ले। तो शेयर करने से क्या होगा, और लॉस करने से, गेन करने से क्या होगा, उनका जो आउटर शेल है वो क्या हो जाएगा, फुल्ली फिल्ड हो जाएगा, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन वहां पर आ जाएंगे, ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन को वो अचीव कर लेंगे और क्या हो जाएंगे, हीलियम और नियॉन की तरह स्टेबल हो जाएंगे। यही हम अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं वैलेंसी की तरफ। चलिए, तो यही हमने यहाँ पर पढ़ा था, वैलेंसी किसे कहा जाता है, यानी कि किसी भी एटम की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसे ही उसकी वैलेंसी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी को ही वैलेंसी कहा जाता है। अच्छा, फिर एटम के जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि इस प्रकार, अगर ये फर्स्ट शेल है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये सेकेंड शेल है और यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, ये हमें पता है, ये क्या है, हमारे पास न्यूक्लियस है, बाकी और शेल्स है हमारे पास, और शेल्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन फिल है। तो ये जो शेल है, आउटर शेल, क्या है ये, आउटर शेल यानी कि सबसे बाहर वाला ये शेल है, यही क्या है हमारा, वैलेंस शेल, और इसी में क्या है, हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है, इसी में हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया। अब हम इसके आउटर शेल में देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर शेल में है, 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब इसके पास 2 तरीके हैं, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, ठीक, या तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन कर ले। ठीक, तो 7 इलेक्ट्रॉन तो ये किसी को दे नहीं सकता, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, अपने शेल से 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो 7 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी यहाँ पर होती नहीं है। ठीक, उसके बाद तो यहाँ पर इतनी एनर्जी तो है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन जो आएगा उसको क्या कर ले, गेन कर ले। तो अगर कोई 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाता है तो ये टोटल मिलके क्या बन जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, और क्या हो जाता है, ये स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। किसकी वजह से ये स्टेबल हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से ये स्टेबल हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से ये स्टेबल हुआ। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन जो इसने गेन किया है ना, इसी को इसकी वैलेंसी कहा जाता है। इसी को इसकी क्या कहा जाता है, वैलेंसी कहा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इसकी वैलेंसी क्या है, अलग अलग एटम्स दे दिए जाते हैं,
तो कहा जाता है कि इनकी वैलेंसी निकालिए। तो इस प्रकार आप वैलेंसी निकालेंगे। वैलेंसी यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए हैं या किसी ने लूज किए हैं या शेयर किए हैं, वही उसकी वैलेंसी बन जाती है। जैसे कि हम यहाँ पर दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, चलिए तो यहाँ पर इस प्रकार हमारे पास एक क्वेश्चन है। ठीक, तो यहाँ पर ये सेम, ये हमारा आउटर शेल है। आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी दोनों अलग अलग चीजें हैं ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वैलेंसी यानी कि जो इलेक्ट्रॉन हम लॉस कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं या शेयर कर रहे हैं, उसे वैलेंसी कहा जाता है। तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों कंफ्यूज मत होना कि वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही है, नहीं, दोनों ही डिफरेंट चीजें हैं। चलिए, तो जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, बाहर का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर तो 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन और। कितने चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन और। तो 6 इलेक्ट्रॉन ये किसी से ले पाए, इतनी एनर्जी इनके पास नहीं है, लेकिन इतनी एनर्जी है कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन ये किसी को डोनेट कर दें। तो क्या कर देंगे, ये अपने जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो किसी को क्या कर देंगे, डोनेट कर देंगे, जिससे कि आउटर शेल के सारे इलेक्ट्रॉन खत्म। इनर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये क्या बन जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई, जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या करे, लॉस किए, वही इसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। तो इस प्रकार हम वैलेंसी निकालते हैं। ठीक, तो यहाँ पर वही लिखा गया, उसे अब हम यहाँ पर रीड करेंगे। चलिए, कि आउटर मोस्ट शेल इज कम्प्लीटली फिल्ड, दे आर इनर्ट और लीस्ट रिएक्टिव। अगर किसी एटम का आउटर मोस्ट शेल पूरी तरीके से फिल है तो वो सबसे कम रिएक्टिव होंगे। ठीक, जो वो सबसे कम रिएक्टिव होंगे और क्या होंगे, स्टेबल भी होंगे। क्या होंगे, स्टेबल भी होंगे, और उन्हें इनर्ट गैस कहा जा रहा है, जो पूरे क्या हो रहे हैं, स्टेबल हो जा रहे हैं। एंड देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंसी इज जीरो, और उनकी वैलेंसी भी क्या होगी, जीरो होगी। अच्छा, यहाँ पर बात किसकी हो रही है, आउटर शेल जिनके कंप्लीटली फिल्ड है, जैसे कि नियॉन है, आर्गन है। तो हम देख पा रहे हैं इनके आउटर शेल क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, पूरी तरीके से फिल्ड है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जा रहा है, लेस रिएक्टिव कहा जा रहा है। अच्छा, जो पहले से जो कंप्लीटली फिल्ड होगा, ठीक है, वो स्टेबल होगा। जो स्टेबल होगा वो किसी और के साथ रिएक्शन क्यों करेगा, क्योंकि वो तो पहले से स्टेबल है। रिएक्शन करते किसी लिए है, स्टेबल होने के लिए, स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए। लेकिन ये तो पहले से ही स्टेबल है ना, इसीलिए ये क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। लेकिन जिन एलिमेंट के आउटर शेल क्या होते हैं, पूरे फिल्ड नहीं होते, तो वो क्या होते हैं, हमारे अनस्टेबल होते हैं, कम स्टेबल होते हैं, इसीलिए वो रिएक्टिव भी ज्यादा होते हैं, वो रिएक्टिविटी भी ज्यादा शो करते हैं। ठीक, चलिए ये पॉइंट भी हो गया। अच्छा, तो अगर कोई एलिमेंट जो है वो स्टेबल नहीं है तो वो स्टेबल कैसे हो सकता है, लूज करके, गेन करके और शेयर करके। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को या तो लूज करके, या तो शेयर करके, या तो गेन करके। ठीक, ये भी हम पढ़ चुके थे। अब हम लास्ट में एग्जाम्पल वाला टॉपिक हम पढ़ रहे थे। अच्छा, कैसे लूज करते हैं, कैसे गेन करते हैं, कैसे शेयर करते हैं, ये भी हम अभी पढ़ चुके हैं एग्जाम्पल के द्वारा। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा गया कि हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम एटम कैन इजिली लूज 1 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं आसानी से और स्टेबल बन सकते हैं। देखो, हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम, ये रहा हमारा हाइड्रोजन, ये रहा लिथियम और ये रहा सोडियम। इनके आउटर शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो आसानी से ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बन सकते हैं, स्टेबल बन सकते हैं। ठीक, अगला है हमारे पास मैग्नीशियम कैन इजीली लूज 2 इलेक्ट्रॉन, सो इट्स वैलेंसी इज 2। तो मैग्नीशियम हमारे पास जो है
वो आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है हाँ, क्योंकि उसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन करके आसानी से लूज करके क्या कर सकता है, स्टेबल हो सकता है, और उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कोई, वो उसकी वैलेंसी, या गेन करेगा वही उसकी वैलेंसी, और या शेयर करेगा तो वो उसकी वैलेंसी हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर कहा गया है कि एल्यूमिनियम भी इजीली अपने 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, जिस वजह से उसकी वैलेंसी भी आ जाती है 3। अब देखो यहाँ पर रहा हमारा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के आउटर शेल पे है 3 इलेक्ट्रॉन, स्टेबल होने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो 5 इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इतनी एनर्जी इसके पास है नहीं, तो क्या कर लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेगा, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आगे बढ़े कि कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, इसीलिए उसकी वैलेंसी 4 होती है। अच्छा, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर शेल में, उसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होती है, या तो फिर वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर ले, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, दो चीजें वो कर सकता है। लेकिन इतनी एनर्जी वहां पर नहीं होती कि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सके या लूज कर सके, इसीलिए वहां पर क्या होता है, वहां पर 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ठीक, चलिए, अब फ्लोरीन कैन इजीली गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम स्टेबल, इसीलिए फ्लोरीन की वैलेंसी भी क्या है, 1 है। ऑक्सीजन आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, उसकी वैलेंसी 2 है। और नाइट्रोजन आसानी से 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, गेन कर सकता है, इसीलिए उसकी वैलेंसी 3 है। अब देखो यहाँ पर नाइट्रोजन आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन करके क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो ये आपको समझ आ गया होगा। इसका जो ये लास्ट वाला जो ये पॉइंट है, ये एग्जाम्पल वाला, ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए पॉइंट्स बना करके, क्योंकि यही इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर की तरफ। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है, चलिए। तो एटॉमिक नंबर, द नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट। अच्छा, एटॉमिक नंबर किसे कहा जाता है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी एलिमेंट में प्रेजेंट होते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, उसका एटॉमिक नंबर कहा जाता है। ठीक, यानी कि एटॉमिक नंबर किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर है। किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है हमेशा कि एटॉमिक नंबर किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स की संख्या के बराबर है। ठीक, अब आगे बढ़ें। ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर। जैसे कि हाइड्रोजन का एक एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर क्या है, हाइड्रोजन का 1, इसीलिए उसमें कितने प्रोटॉन्स है, एक प्रोटॉन है। ठीक, वैसे ही हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 2, तो उसमें कितने प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है। ठीक, चलिए, इतना समझ में आ गया। ठीक, चलो, अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है लिखा हुआ, कोई बी एलिमेंट है, ठीक है, क्या है, बी एलिमेंट है, तो यहाँ पर उसका क्या लिखा जाता है, जेड। जेड क्या डिनोट करता है, जेड यानी कि एटॉमिक नंबर, जेड यानी कि एटॉमिक नंबर। और यहाँ लिखा जाता है ए। अब ए क्या डिनोट करता है, ए इज इक्वल्स टू मास नंबर। ए क्या डिनोट करता है, ए इज इक्वल्स टू मास नंबर। जैसे कि हम बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, ठीक, ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और मास नंबर होता है 16। क्या होता है, एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर 16, 16, इस तरीके से होता है। तो एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे लिखा जाता है और जेड से डिनोट किया जाता है, जबकि मास नंबर हमेशा ऊपर लिखा जाता है और ए से डिनोट किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि मास नंबर ए
और एटॉमिक नंबर Z लिखा है, ठीक है। तो मास नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। यानी कि अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमें मास नंबर मिल जाएगा। कैसे, इसको अभी हम आगे देखते हैं। द मास ऑफ एन एटम इज मेनली द मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स एंड इन द न्यूक्लियस। तो किसी एटम का मास जो है वो क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है वही क्या होगा, इसका मास होता है किसी एटम का। ठीक, जैसे कार्बन की अगर हम बात करें तो उसका मास नंबर है 12। कितना है मास नंबर, 12। ठीक है, 12 मास है, यानी कि उसमें 6 प्रोटॉन है और 6 क्या है, न्यूट्रॉन्स हैं, इसीलिए इसका मास है 12। ठीक, अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम का मास है 27। कितना है, 27। तो 13 इसमें प्रोटॉन्स हैं और 14 न्यूट्रॉन्स हैं। अब ये कैसे हो रहा है इसको हम आगे देखते हैं। तो इस तरीके से चलो, जैसे हमने कहा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास एटॉमिक नंबर है 8 और मास नंबर है 16। ठीक, अब हमें क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड करना है हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तीनों चीजें हमें इसमें बतानी है। तो आप कैसे बताएंगे, देखो सबसे पहले ऑक्सीजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हम निकाल सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर होते हैं, इज इक्वल्स टू Z के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं, Z के बराबर, जो कि कितना है यहाँ पर 8 है, यानी कि प्रोटॉन्स तो कितने हो गए यहाँ पर 8 हो गए हैं। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, देखो अगर कोई न्यूट्रल एटम है ना, न्यूट्रल एटम यानी कि जिसपे कोई चार्ज नहीं है, जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, तो जो न्यूट्रल एटम होता है जहां पर कोई चार्ज नहीं होता, उसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसके एटॉमिक नंबर के बराबर ही होते हैं। किसके बराबर होते हैं, उसके एटॉमिक नंबर के बराबर ही होते हैं। यानी कि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, Z इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला होता है A माइनस Z, यानी कि मास नंबर में से, मास नंबर कितना है यहाँ पे 16 माइनस एटॉमिक नंबर कितना है 8, तो कितना आ गया हमारे नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स, 8 आ गए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कितने आ गए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, 8 आ गए। ठीक, इतना समझ में। अच्छा एक और बात, अगर यहाँ पर न्यूट्रॉन्स की संख्या दी होती कि न्यूट्रॉन्स की संख्या दी है और प्रोटॉन और प्रोटॉन्स की संख्या दी होती, तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या अगर दी होती तो भी आप आसानी से निकाल देते मास नंबर। मास नंबर आप आसानी से निकाल लेते, क्योंकि आपको पता है मास नंबर क्या होता है, किसका सम होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जितने हैं उनका सम होता है हमारा मास नंबर। अब प्रोटॉन्स कितने हैं, यहाँ पर 8 हैं, प्लस न्यूट्रॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स भी 8 हैं, तो कितना आ गया इसका 16, इसका मास नंबर आ गया। तो ऐसे हम जो है किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, मास नंबर, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं। उनमें से कोई एक या दो चीज हमें दी होंगी। अगर हमें मास नंबर निकालना होता है तो हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है हमें दिया होता है, या एटॉमिक नंबर और न्यूट्रॉन्स हमें दे देते हैं, उसके बाद जो है मास नंबर, इलेक्ट्रॉन ये सब फाइंड कर सकते हैं। ठीक, या फिर हमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर दे दिया जाएगा, फिर हमसे प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या पूछी जाएगी, तो वो हम आसानी से लिख सकते हैं, आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि कैसे हम निकालते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम करके हम जो है मास नंबर निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं।
जैसे कि यहाँ पर है n, चलो तो ये दो क्वेश्चन हैं, इन दोनों में आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। इन दोनों क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं, तो ये आप फाइंड कीजिए, फिर आगे हम बढ़ेंगे। चलिए, तो पहला नाइट्रोजन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स कितने हैं और न्यूट्रॉन्स कितने हैं। देखो प्रोटॉन्स कितने होते हैं, जितना हमारा एटॉमिक नंबर होता है, तो एटॉमिक नंबर कितना है 7, तो 7 यहाँ पर प्रोटॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही होंगे क्योंकि न्यूट्रल एटम है, अगर कोई चार्ज स्पेशी होती तो हमारा इलेक्ट्रॉन्स के नंबर क्या होता, डिफरेंट होता। ठीक, अब n कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, 14 माइनस 7 है ना, मास नंबर यानी कि a माइनस जेड, इससे तो निकाला हमने, कितना आया यहाँ पर आ गया 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 7 प्रोटॉन है और 7 ही न्यूट्रॉन है। वैसे ही अगर हम सोडियम निकालें, सोडियम का निकाल कर देखें, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, देखो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जितना एटॉमिक नंबर है, क्योंकि अगेन ये क्या है हमारे पास न्यूट्रल स्पेशी है, ठीक है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। ठीक, प्रोटॉन्स कितने होंगे, प्रोटॉन जितना एटॉमिक नंबर है हमारा 11। अब न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, ए यानी कि जो हमारा मास नंबर है माइनस जेड यानी कि जो हमारा क्या है, एटॉमिक नंबर है, तो कितना हो गया ये 12, तो 12 यहाँ पर क्या है, न्यूट्रॉन्स हैं। चलिए इतना समझ में आया, ऐसे ही आप लोगों ने किया होगा। चलिए अगर कहीं पर कुछ मिस्टेक है तो आप इसे करेक्ट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, कैसे जो है हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम निकालते हैं, कैसे हमें पता चलता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कैसे हम वैलेंसी निकालते हैं, गेन करके, लूज करके और शेयर करके, और क्या मास नंबर होता है, क्या एटॉमिक नंबर होता है, ये भी हम आज के चैप्टर में, आज के सेशन में पढ़ चुके हैं। और कैसे हम जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स निकालते हैं, मास नंबर, एटॉमिक नंबर कैसे हमें पता चलता है, वो सब भी हम पढ़ चुके। चलिए तो इसे जो है आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे और जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप करके देख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ आए। कहीं पर भी अगर समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।